हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। आज हम अपनी इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है उसको टेस्ट कर लेते हैं। इंग्लिश का मॉक टेस्ट आपके सामने है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड एस्ट्यूट। जो वर्ड है एस्ट्यूट, इसका सिनोनिम क्या होगा। तो देखिए, एस्ट्यूट जो है इसका अर्थ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तब आप इसका सिनोनिम बता पाएंगे। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, समानार्थी, जिसका अर्थ इसके जैसा सेम हो। तो हमारे जो पेपर है यूपीएससी पीएफ होगा उसमें 3 क्वेश्चन आपके सिनोनिम 3 एंटोनिम आते हैं। ठीक है, तो उससे हम शुरुआत कर रहे हैं। एस्ट्यूट जो शब्द है इसका अर्थ होता है चालाक। ठीक है, इंटेलिजेंट, इस तरह से इसका मतलब होता है, मतलब माइंड वाला बंदा जो इंटेलिजेंट हो, चालाक हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है वो है इंटेलिजेंट, डल, ब्लेम और सॉलिड। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा इंटेलिजेंट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनोनिम ऑफ द वर्ड इवनेस है। इवनेस, तो ये इवनेस जो शब्द है आपने पढ़ा होगा, इवनेसेंट। अगर आपने पढ़ा है तो इवानेस उसकी वर्ब है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आपको नहीं पता होगा, इसका सिनोनिम आपको बताना है। तो इवानेस जो है इसका अर्थ होता है गायब होना। ठीक है, इवानेसेंट का मतलब होता है क्षण भंगुर, जो चीजें एकदम खत्म होने वाली, जैसे जो बहुत सारे ऐसे कीट पतंगे होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी मरते रहते हैं, उनको इवानेसेंट की अभी नष्ट होने वाला, वैनिशिंग आप कह लो। ठीक है, क्षण भंगुर या हिंदी में मतलब खत्म होने वाला, तो उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन हैं वो है इनसिग्निफिकेंट, डिसअपियर, अटेनेबल और विजिबल। ठीक है, तो विजिबल बिल्कुल अलग चीज है। विजिबल मीन्स जो दिख सकता है। ठीक है, अटेनेबल प्राप्त करने योग्य, इनसिग्निफिकेंट जो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं है। और डिसअपियर, तो ये आसपास के हैं लेकिन मतलब क्या है, सही कौन सा होगा, जो गायब होने वाला है, गायब होता हुआ, तो डिसअपियरिंग है, डिसअपियर इसका सिनोनिम है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्यूकोलिक। फिर से आपको ब्यूकोलिक का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, ब्यूकोलिक क्या चीज है, तभी आप उसका समानार्थी या सिनोनिम का आंसर दे पाओगे। तो ब्यूकोलिक का मतलब जो होता है वो होता है असभ्य, गवार। ठीक है, जिसे सभ्यता नहीं है, तो वो इसका अर्थ होता है, जिसे हम कह देते हैं गवार। ठीक है, तो सिटीफाइड यानी शहरी, ये इसका आंसर नहीं होगा। बिनाइन अलग है, प्लेकेट संतुष्ट अलग है। ठीक है, पेस्टोरल का अर्थ होता है सभ्य, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ब्यूकोलिक का सिनोनिम का। अब ये एंटोनिम है आपके सामने। इन तीन में से भी 1 से 2 हमारे सिंपल आते हैं और 1 से 2 टफ आते हैं। ये चेंज होता रहता है, अगर सिनोनिम में एक सिंपल है तो एंटोनिम में 2 सिंपल आ जाएंगे, उधर 2 टफ है तो इधर 1 टफ आ जाएगा। इस तरीके से ये चलता रहता है, तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। ये जो पैटर्न है वो ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि सारे टफ हो जाएंगे सारे सिंपल हो जाएंगे, मिक्सचर ही हमेशा रहेगा। तो ये एंटोनिम आपके सामने, एंटोनिम ऑफ द वर्ड एनोमली। एनोमली का मतलब होता है इरेगुलरिटी। ठीक है, एनोमली का बेसिक हम निकालें तो अजीब। ठीक है, अजीब, फिर इरेगुलर है, कुछ चीज रेगुलर नहीं हो रही है, अजीब सी चल रही है। ठीक है, तो पेक्युलरिटी भी अजीब होता है। इस्कॉन तो डांटना फटकारना अलग होता है। एक्सेप्शन आपको पता है एक अलग ही चीज निकल गई। ठीक है, तो ये सब इसके जैसे हैं, और आपसे पूछा है एंटोनिम, तो एंटोनिम होगा इसका रेगुलरिटी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का आपसे एंटोनिम इसने पूछा है, तो इसका अर्थ होता है समर्पण कर देना। ठीक है, सरेंडर कर देना। वो आपके सामने लिखा हुआ है। जब एंटोनिम आपसे पूछा है तो बहुत ही आसानी से आपको सिनोनिम दिए जाएंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, और अगर आप क्वेश्चन का ध्यान नहीं रखेंगे तो गलत आंसर दे दें। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम आपको बताना है, इसका अर्थ होता है समर्पण। ठीक है, समराइज, किसी की समरी करना, वो अलग है। ठीक है, ऑब्सक्योर,
उथला छिछला ये बिल्कुल अलग है, धुंधला। तो रेसिस्ट यानी मना करना, रेसिस्ट करना, ठीक है। कैपिचुलेट तो सरेंडर, आप समर्पण कर रहे हो। रेसिस्ट मना करना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्ससरबेट, एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्ससरबेट, इस वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। तो इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन जब भी आपको पढ़ना है ध्यान से पढ़ना, सिनोनिम पूछा, एंटोनिम पूछा, और उसके बाद फिर आपको आंसर देना है। जल्दी जल्दी में सिनोनिम का एंटोनिम और एंटोनिम का सिनोनिम आपने बता दिया, क्योंकि आसानी से एंटोनिम में सिनोनिम मिलेगा, सिनोनिम में एंटोनिम मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपसे एंटोनिम पूछा है एक्ससरबेट का, तो इसका अर्थ होता है बिगाड़ देना, खराब कर देना, ठीक है। तो वीक, कमजोर, वर्सन, बिगाड़ देना। इरिटेट, परेशान करना, ये सब इसी की साइड जा रहे हैं। इम्प्रूव यानी सुधार देना, ये इसका एंटोनिम है। एंटोनिम में खास बात क्या होती है कि आप इसको ऑड मैन आउट से भी कर सकते हो, ठीक है। यानी सारे एक जैसे लग रहे हैं, जो अलग दिख रहा है, भले ही आपको जो शब्द लिखा हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आप क्या कर सकते हो, ऑड मैन आउट एंटोनिम में अक्सर लगता है, ठीक है। 90% चांसेस में ऑड मैन आउट से क्वेश्चन हो जाते हैं एंटोनिम के। सिनोनिम में हमेशा नहीं होता है, सिनोनिम में कम चांसेस होते हैं, लेकिन एंटोनिम में लगभग हमेशा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन टैग्स भी पूछती है यूपीएससी, ईपीएफओ में क्वेश्चन टैग्स भी हमारे को 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस दे कांट हैव फिनिश्ड येट, दे कांट हैव फिनिश्ड येट। तो क्वेश्चन टैग जो होता है वो अक्सर उल्टा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे कैंट हैव फिनिश्ड येट, और इनको करने का तरीका क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है क्वेश्चन टैग। आपको इसमें हिंदी का अर्थ आप निकालो तो आपको आसानी रहेगी, और उसका उल्टा करो। दे कांट हैव फिनिश्ड येट, अभी तक उन्होंने खत्म नहीं किया होगा। क्या आएगा, आप क्या वो कर सकते हैं, ठीक है। तो कैन दे इसका आंसर हो जाएगा। कांट, कांट वाले वैसे ही हट गए क्योंकि कांट यहाँ आ चुका है। कैन इट और कैन दे, जब दे है तो दे ही आएगा, और हिंदी में निकालोगे तो और आसानी से पता लग जाएगा, कैन दे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस लेट्स स्टार्ट नाउ, ठीक है। लेट अस स्टार्ट नाउ, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। तो लेटस वाले जो होते हैं इनमें शैल छुपा होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे नेगेटिव में कोई भी नहीं है, और आपसे मैंने कहा है कि इसका उल्टा होता है, तो फिर आप हिंदी अर्थ निकालिए। लेट्स स्टार्ट नाउ, हम अब शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या हम करें, शैल वी, ठीक है। शुड कुड की बात ही नहीं है यहाँ पे, और वुड काल्पनिक जैसा भी कुछ नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, तो क्या हो जाएगा, शैल वी। हिंदी अर्थ निकालेंगे, आपको बहुत आसान रहेगा। हम शुरू करते हैं, क्या हम करें, हम शुरू करें, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑन द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस हाउ हैव यू कम। ये थोड़ा सा कट गया यहाँ पे, ये कम है, ठीक है। मैं आपको बता दूं पहले ही। हाउ हैव यू कम डैश सच अ प्रेशियस डायमंड, तुम कैसे इतने प्रेशियस डायमंड के कम अक्रॉस, कम अपॉन, कम बाय या कम फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्थ निकल रहा है वो ये है कि तुम्हें इतना प्रेशियस डायमंड कैसे मिला, ठीक है। तो गेट का अर्थ निकल रहा है कैसे तुमने प्राप्त किया, कैसे तुम्हें मिला, ठीक है। तो गेट के लिए कम के साथ कौन सा आना चाहिए, कम अक्रॉस, कम अपॉन, कम बाय या कम फॉर, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पेपर के लिए। वहां पे 5 से 6 क्वेश्चन आपके फ्रेजल वर्ब से आते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसलिए फ्रेजल वर्ब को पूरा चार्ट जाओ, फ्रेजल वर्ब से काफी क्वेश्चन आएंगे, और ये टफ भी होती है, इसलिए इसको अभी से 1-1, 2-2 घंटा निकाल के पढ़ना चालू कर दो, और इसको चार्ट जाओ पूरा, बहुत आपको बूस्ट देगा ये पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है कम बाय। कम बाय का मतलब होता है गेट, की कैसे आपने इसको प्राप्त किया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following phrasal verbs may be used in the blank space in the sentence the Tatas। यहाँ पे ये पास है, ठीक है। ये पास लिखा हुआ है, थोड़ा सा कट रहा है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है द टाटास पास डैश फिलेंथ्रोपिस्ट इन द कंट्री। तो टाटास जो है वो फिलेंथ्रोपिस्ट
माने जाते हैं देश में। तो ये माने जाते हैं का यहाँ पे अर्थ आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए पास ऑफ तो अलग चीज हो जाती है, पास ऑफ ये भी अलग है, पास बाय भी गुजरना, ठीक है। तो पास फॉर इसका आंसर है, पास फॉर में ही हो जाएगा कि ये फिलैंथ्रोपिस्ट देश के माने जाते हैं। तो फ्रेजल वर्ब हमेशा टिपिकल रहती है, इसके गलत होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसकी स्टडी आपको ज्यादा करनी है और सबसे ज्यादा वेटेज इसका है। एरर, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, सबसे ज्यादा इसका वहां पे वेटेज है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग phrasal verbs may be used in the blank space in the sentence as a result of long illness? He has run a lot. रन डैश अलॉट। तो लॉन्ग इलनेस, बहुत लंबी बीमारी की वजह से ही हैज रन क्या आएगा, रन आउट, रन ओवर, रन डाउन या रन इनटू। बहुत लंबी बीमारी की वजह से वो बहुत डाउन हो गया है, बहुत वो जिसे हम बोलते हैं ना डाउन हो गया है, वीक हो गया है, ठीक है। तो उस चीज के लिए तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, वीक हो जाना, बहुत डाउन हो जाना, उसके लिए रन आउट होगा, रन ओवर होगा, रन डाउन होगा, रन इनटू होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर रन डाउन ही है, वीक के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग इलनेस ही हैज रन डाउन अलॉट, बहुत ज्यादा वो वीक हो गया है, ठीक है। Which one of the following phrasal verbs may be used in the blank space in the sentence the wise man always lay, यहाँ पे ये L है, ठीक है, L है, always lay dash money for their old age। the wise man, जो बुद्धिमान आदमी होते हैं, वो always हमेशा क्या करते हैं, पैसे को अपनी ओल्ड एज के लिए, अपनी बुढ़ापे के लिए सेव करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेव का आ रहा है कि वो जो भी वाइज मैन होते हैं वो अपनी ओल्ड एज के लिए पैसे को सेव करके रखते हैं। तो उसके लिए क्या फ्रेज आएगी, ले डाउन, ले ऑफ, ले आउट या ले बाय। तो कौन सा जो है वो सेव का अर्थ दे रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ले बाय है। ले बाय से सेव का अर्थ निकलता है कि वो अपनी ओल्ड एज के लिए पैसे को बचा के रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग preposition may be used in the blank space in the sentence the newly married couple is not getting dash well with each other। तो यहाँ पे देखिए preposition बोल के आपसे क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये भी फ्रेजल वर्ब ही है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, एक preposition उसमें लगता है तभी वो फ्रेजल वर्ब बनती है। तो फ्रेजल वर्ब आपसे किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है, इसी तरीके से वहां भी आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने भी इसी तरह से पेपर बनाया है। तो द न्यूली मैरिड कपल इज नॉट गेटिंग डैश वेल विद ईच अदर। जो न्यूली मैरिड कपल है उसको एक साथ ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, वो ज्यादा नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या आएगा, गेटिंग ऑन वेल, गेटिंग अप वेल, गेटिंग ओवर वेल या गेटिंग अवे वेल। अवे तो अलग जा रहा है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑन, गेट ऑन, गेटिंग अप और गेटिंग ओवर, ठीक है। तो जो एक साथ रहने का, लिव टुगेदर का जो अर्थ निकलता है वो गेटिंग ऑन वेल से निकलता है, इसलिए ये इसका आंसर है कि जो न्यूली मैरिड कपल है वो एक साथ ज्यादा नहीं रह पा रहे हैं, गेटिंग ऑन वेल, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड्स रिटन इन कैपिटल लेटर्स इन द सेंटेंस चंदू यूज्ड वेरी अगली वर्ड्स अगेंस्ट हिज काइंड अंकल and threw down the gauntlet before him, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द कट गया है वो है यू। चंदू यूज्ड वेरी अगली वर्ड्स अगेंस्ट हिज काइंड अंकल, और यहाँ पे है एंड थ्रू डाउन द गाउंटलेट बिफोर हिम। यहाँ पे जो कट गया है वो एच है, ठीक है। तो यहाँ पे यू कट गया है और यहाँ पे एच। इस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट टाइम दूर करेंगे, अभी ये कट रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि चंदू ने जो है यूज्ड वेरी अगली वर्ड्स, बहुत ही बुरे शब्द इस्तेमाल किए उसके काइंड अंकल के खिलाफ, एंड थ्रू डाउन द गॉन्टलेट बिफोर हिम, और थ्रू डाउन द गॉन्टलेट उनके सामने किया। तो इसका अर्थ क्या है, ये आ गया है हमारा लोकोक्ति मुहावरे, ठीक है। थ्रू डाउन द गॉन्टलेट
आइडियम्स फ्रेजेस में है, ठीक है, आइडियम्स फ्रेजेस से क्वेश्चन है, तो थ्रू डाउन द गॉन्टलेट इसका अर्थ आपको बताना है। अब्यूज्ड एंड इंसल्टेड अगर ये डायरेक्ट पूछ ली जाए तो आसान रहते हैं, लेकिन इसको टफ बनाने के लिए थोड़ा जो है वर्ड्स को एक सेंटेंस में एंगेज करके दिया जाता है, जिससे बंदा कंफ्यूज हो जाए, उस सेंटेंस के हिसाब से सोचे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको सोचना है किसके हिसाब से, जो अर्थ आपको पता है उसी के हिसाब से सोचना है। तो यहाँ पे दे दिया है कि उसने बहुत बुरे शब्द इस्तेमाल किए और वो ऐसा करके चला गया। ऑप्शन है अब्यूज्ड एंड इंसल्टेड, थ्रू डाउन द चैलेंज, ठीक है, बिहेव्ड एज एन इम्पोर्टेंट पर्सन, या पुट कंडीशंस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आंसर है? अब्यूज्ड एंड इंसल्टेड, थ्रू द चैलेंज, बिहेव्ड एज एन इम्पोर्टेंट पर्सन और पुट कंडीशंस। तो उसने अगली वर्ड्स इस्तेमाल किए, देखने में लग रहा है अब्यूज्ड एंड इंसल्टेड आएगा, ठीक है, पुट कंडीशंस। तो जो बाकी होंगे वो सेंटेंस के हिसाब से ही होंगे, लेकिन आपका जो आंसर है वो थ्रू डाउन द गॉन्टलेट का मतलब जो थ्रू द चैलेंज होता है वही है। उसने एक चैलेंज पेश किया, चैलेंज करके चला गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर है बी, थ्रू द चैलेंज। तो आपको इस तरीके से सोचना, सेंटेंस में उलझना नहीं है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following can be used as a substitute for the words written in capital letters in the sentence he was in doldrums after the quarrel with his brother? वो उसके भाई के साथ झगड़े के बाद में डोलड्रम्स में था, ठीक है। तो डोलड्रम्स का अर्थ क्या होता है? इन डोलड्रम्स, ये जो फ्रेज है, आइडियम्स फ्रेजेस, ये किसके लिए यूज किया जाता है? वो जुबिलियंट था, लो स्पिरिट्स में था, एंग्री था, या लेफ्ट द हाउस, इसके लिए कहा जाता है। तो जो मैंने आपसे कहा कि सेंटेंस में घुमा के आपसे पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि आपको सेंटेंस में नहीं, जो आपने अर्थ पढ़ा है उसी पे ध्यान देना है। तो इन डोलड्रम्स जो है उसका अर्थ होता है कंफ्यूज्ड, इन लो स्पिरिट्स, ठीक है। तो लो स्पिरिट्स इसका आंसर होगा, जो हमको सेंटेंस से लग रहा है। जुबिलेंट तो उत्तेजना में तो नहीं था वो, ठीक है। एंग्री, गुस्से में, लेफ्ट द हाउस, ठीक है। तो इसका आंसर लो स्पिरिट्स होगा। तो आपको सेंटेंस पे ध्यान ना देके आपने जो पढ़ा है उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये आ गए हैं हमारे वन वर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच? इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच। और ये जो बड़े बड़े लिख दिए जाते हैं, इसमें घुमा के मतलब आपको इसको भी पढ़ने में टाइम नहीं देना है। आपको इतनी आपको प्रैक्टिस पहले से करके जाना है कि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाए कि वन वर्ड का है, आइडियम्स का है, फ्रेजल का है, किसका है, ठीक है। तो ये पढ़ने में आपका जब टाइम वेस्ट नहीं होगा तो आपको एज मिलेगा, क्योंकि टाइम भी आपको बचाना है, ठीक है। तो क्योंकि सबसे पहले ये आती है इंग्लिश। तो फ्लुएंट एंड क्लियर इन द स्पीच, ये क्या होता है? ये होता है आर्टिकुलेट। ऑड मैन आउट से भी आप कर सकते हैं, इमोशनल, एंथुसियास्टिक, कॉन्फिडेंट इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो ऑड मैन आउट हमेशा आपका काम करता है, और एक क्वेश्चन सिंपल रहेगा, एक क्वेश्चन टफ रहेगा हर चीज में। तो सिंपल क्वेश्चन में आपका काम जरूर करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज ए ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल? अब यहाँ पे आप ऑड मैन आउट नहीं लगा सकते क्योंकि सभी एक जैसे हैं, ठीक है। तो जो सिंपल होगा उसमें 100% ऑड मैन आउट आपका वर्क करेगा, और आपको 5 से 6 नंबर ये पेपर में देके जाएगी ट्रिक, ठीक है। तो ट्रायो, ट्राइटियम, ट्राइवेट या ट्राइमवरेट, कौन सा है जो ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल को रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर है ट्रियमविरेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो 3 एरर आती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर? महात्मा गांधीज एंटायर लाइफ वाज वन अनरिलेंटिंग एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रुथ। महात्मा गांधी की जो पूरी जिंदगी थी वो एक सत्य के साथ प्रयोग थी, ठीक है। तो किसमें एरर है? महात्मा गांधी एंटायर लाइफ वाज वन अनरिलेंटिंग एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रूथ, या नो एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एरर है, लेकिन नो एरर लगाने में बच्चे घबराते हैं, तो ध्यान रखें नो एरर भी जरूर वहां होती है, हो सकती है, ठीक है। तो इसका तो आंसर है ये वन, क्योंकि वन इस तरह से नहीं लगाया जाता है। यहाँ पे वाज एन अनरिलेंटिंग एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस रविंद्रनाथ टैगोर वाज नॉट द फर्स्ट नोबेल लॉरेट विदाउट अ यूनिवर्सिटी डिग्री?
रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो पहले नोबल साहित्यकार नहीं थे, मतलब नोबल जीतने वाले साहित्यकार विदाउट यूनिवर्सिटी डिग्री, बिना किसी यूनिवर्सिटी डिग्री के नोबल साहित्यकार पहले रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं थे। ठीक है, तो इसमें आपको बताना गलती कहाँ है। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज नॉट द फर्स्ट नोबेल लॉरेट, या विदाउट यूनिवर्सिटी डिग्री, या नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको रविन्द्रनाथ टैगोर वाज नॉट द फर्स्ट नोबेल लॉरेट विदाउट यूनिवर्सिटी डिग्री, कहीं कोई एरर दिखाई नहीं दे रही है। इसका आंसर है नो एरर। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। ये मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर दे सकते हैं सभी। पुअर मैन ने खुद को और अपने बच्चों को जहर दिया, तो खुद को के लिए हमेशा जो है हिमसेल्फ आता है, पॉइजन हिम नहीं आएगा, हिमसेल्फ, उसने खुद को दिया और अपने बच्चों को दिया। ठीक है, कोई यहाँ पे चिल्ड्रंस लगाने बैठ जाए या चाइल्ड, तो ध्यान रखें यही इसका प्लूरल होता है, ये भी गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, तो पॉइजन हिमसेल्फ यहाँ पे आएगा, बी इसका आंसर है। तो ये हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट था इंग्लिश का। तो इसके साथ धीरे धीरे आप इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहिए, क्योंकि भी 20 नंबर का आएगा वहां पे, और इसी तरह धीरे धीरे मैं आपसे पूछता रहूंगा, आपकी तैयारी होती रहेगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।